माई सेल्फ रंजना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत फ्रायड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इन तीनों तरीके से व्यक्तित्व की व्याख्या की है। यानी व्यक्तित्व की संरचना पहला, दूसरा व्यक्तित्व की गतिकी और तीसरा व्यक्तित्व का विकास। तो इसमें हमने पहला व्यक्तित्व की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी पिछले क्लास में हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व की गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी। फ्रायड ने प्राणी को यानी मनुष्य को एक जटिल ऊर्जा की व्यवस्था माना है। उनके अनुसार हम जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं वो शरीर की ऊर्जा के द्वारा हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे चलना, बोलना, उठना, बैठना, दौड़ना आदि। उसी तरह मन की ऊर्जा के द्वारा हम मानसिक क्रियाएं करते हैं, जैसे चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षण यानी थिंकिंग, परसेप्शन आदि। ठीक है। अब फ्रायड ने इन ऊर्जाओं यानी शारीरिक ऊर्जाओं और मानसिक ऊर्जाओं और व्यक्तित्व की कुछ संबंधित कॉन्सेप्ट्स का विकास किया। ठीक है, जिनसे व्यक्तित्व की गत्यात्मक पहलू यानी डायनेमिक एस्पेक्ट्स का वर्णन होता है। इसमें इन गत्यात्मक पहलुओं में उन्होंने मुख्य रूप से मूल प्रवृत्तियों यानी इंस्टिंक्ट, ठीक है, इंस्टिंक्ट आदि का वर्णन किया है, जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट। फ्रायड के अनुसार ईड की आवश्यकताओं के फलस्वरूप जो तनाव उत्पन्न होता है, उसके मूल में पाए जाने वाली शक्ति को इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। अब ये शक्ति क्या है? इन्होंने इन शक्ति यानी इन मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है। एक हो गया जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे लाइफ इंस्टिंक्ट कहा, और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे डेथ इंस्टिंक्ट कहा। जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने इरोस का नाम दिया, EROS, इरोस। ठीक है। उसी तरह डेथ इंस्टिंक्ट यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति को इन्होंने थैनाटोस का नाम दिया, THANATOS। ठीक है। फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को प्रेम मूल प्रवृत्ति भी कहा। प्रेम मूल प्रवृत्ति यानी लव इंस्टिंक्ट कहा, क्योंकि यह मूल रूप से यौन से संबंधित होता है। फ्रायड के अनुसार व्यवहार का कारण सेक्स डिजायर है, और इसके अतिरिक्त जीवन मूल प्रवृत्ति का निर्माण व्यक्ति सभी तरह के रचनात्मक कार्यों में करता है। जीवन मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही व्यक्ति निर्माण, आत्मरक्षा तथा प्रजाति विस्तार आदि का भी नियंत्रण इसी शक्ति के द्वारा होता है। व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का विकास भी इरोस से ही होता है, किंतु इसके विपरीत दूसरा क्या था? डेथ इंस्टिंक्ट यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति का संबंध विध्वंसात्मक यानी नेगेटिव एनर्जी से हम ले सकते हैं। हमारे शरीर के, हमारे मन की जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं, वो किससे संचालित हो रही हैं? वो डेथ इंस्टिंक्ट से। और हमारे शरीर के, हमारे मन के जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो किससे संचालित होती है? वो लाइफ इंस्टिंक्ट। ठीक है। अब हम लोग डेथ इंस्टिंक्ट के विषय में थोड़ी जानकारी लेंगे कि व्यक्ति केवल रचनात्मक कार्य नहीं करता, बल्कि उसमें यह भी रहता है कि वो विध्वंस, किसी को मार देने, किसी का जान ले लेने, आक्रमण और घृणा, ये सब की भी भावनाएं व्यक्ति में मौजूद होती हैं। इन कार्यों के संचालन के लिए फ्रायड ने मृत्यु मूल प्रवृत्ति को यानी थैनाटोस को उत्तरदायी माना है। इसे हेट इंस्टिंक्ट का नाम भी फ्रायड ने दिया है।
इस प्रकार जीवन की सभी रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक दोनों मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण इन मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होता है। अब जिस व्यक्ति में जो मूल प्रवृत्ति ज्यादा प्रभावशाली होती है वो उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव थिंकर है, दूसरों के भलाई में रहता है, दूसरों के पॉजिटिव चीजों में वो ज्यादा फोकस करता है, तो हम ये उसके व्यवहार को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व में किस मूल प्रवृत्ति की प्रभावशीलता दिखे? जीवन मूल प्रवृत्ति यानी इरोस की, यानी लव इंस्टिंक्ट की। ठीक है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति नेगेटिविटी पर ज्यादा फोकस करता है, यानी घृणा, आक्रमण, विद्वेष, इन सबों में उसके व्यवहार में ये सारी चीज झलकते हैं, तो हम ये मानेंगे कि उसके जीवन में किस मूल प्रवृत्ति की प्रभावशीलता दिखे? उसके जीवन में मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी थैनाटोस का ज्यादा प्रभावशीलता है। ठीक है। इस तरह हम देखते हैं जब मूल प्रवृत्ति की बात आती है तो हमारे जीवन में हमारे मन को नियंत्रित करने वाले शक्तियों में मूल प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक जीवन मूल प्रवृत्ति जिससे सृजनशीलता का कार्य होता है, निर्माण का कार्य होता है, प्रेम से संबंधित क्रियाएं होती है। दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिससे विध्वंस, घृणा आदि के कार्य संचालित होते हैं। मन के आवेगों को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट्स का। ठीक है। अब हम डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी के दूसरे पॉइंट में आएंगे जिसको कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, अहम रक्षात्मक प्रक्रम। अहम सामान्य अर्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व को असंतुलित अवस्थाओं से बचाना से होता है। पिछले क्लास में मैंने बतलाया आप लोगों को कि किस तरह व्यक्ति जो होता है उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में संघर्ष चलते रहता है, और इन तीनों के बीच में संघर्ष को कम करने का काम किसका होता है? ईगो का होता है, अहम का होता है। इस संघर्ष की स्थिति के कारण ही व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न होती है, और फ्राइड के अनुसार इस चिंता का दबाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, जो ईगो के लिए खतरा बन जाता है, अहम के लिए खतरा बन जाता है। अपने आप को इस स्थिति से बचाने के लिए अहम या उन चिंताओं से बचाने के लिए जो उपाय करता है उसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यानी अहम रक्षात्मक प्रक्रम कहते हैं। यह रक्षात्मक प्रक्रम वास्तविकता से इनकार करता है या उसे विकृत कर देता है, यानी उसका रूप बदल देता है। साथ ही साथ यह रक्षात्मक प्रक्रम यानी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अचेतन स्तर पर कार्य करता है, चेतन स्तर पर नहीं, अचेतन स्तर, मतलब कि व्यक्ति को उसके विषय में पता नहीं होता है। फ्राइड के अनुसार प्रमुख अहम रक्षात्मक प्रक्रम यानी मेन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जिनका उपयोग करके व्यक्ति चिंता को कम करने का प्रयास करता है वह निम्नलिखित है। इसमें पहला आता है दमन, रिप्रेशन। पहला क्या है? दमन, रिप्रेशन। दमन एक ऐसा रक्षात्मक प्रक्रम है जिसमें व्यक्ति चिंता उत्पन्न करने वाली अनैतिक, असामाजिक या कष्टकर, दुख देने वाली इच्छाओं को चेतन स्तर से हटाकर अचेतन में कर देता है। इस प्रकार जब ऐसी इच्छाएं दमित होकर अचेतन मन में चली जाती हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली चिंता अपने आप कम हो जाती है। समझ गए दमन क्या है? जैसे कभी हमें अगर एग्जाम का टाइम हो स्टूडेंट्स के, तो और उस समय उसका मनपसंद कोई पिक्चर हॉल में लगा हो तो वो क्या करेगा? उस समय वो उस इच्छा को दबा देगा और वो पढ़ाई में फोकस करेगा, क्योंकि एग्जाम सिर पर है,
उसका रिजल्ट खराब होने का डर होगा, या फिर घर में डांट पड़ने का भी डर होगा। इस तरह से वो उस इच्छा को क्या कर रहा है, दमन कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह दमन समझ के अगला हम लोग आएंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का दूसरा तरीका होता है यौक्तिकीकरण। यौक्तिकीकरण यानी रैशनलाइजेशन। यह प्रायः सभी कोई यूज करते हैं। इस रक्षात्मक प्रक्रम में असंगत अयुक्ति संगत इच्छाओं से उत्पन्न चिंता या तनाव का समाधान इच्छाओं को अधिक युक्ति संगत तथा विवेकपूर्ण बनाकर किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को अपने गरीबी के कारण उत्पन्न चिंता को दूर करने का ख्याल आता है, तो वो क्या करता है, दूसरे के घर की हलवा पूरी से अपने घर की सूखी रोटी भली। ठीक है, यह एक यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। समझ गए। तीसरा हम लोग का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का तीसरा तरीका होता है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने कमजोरी या गलतियों का आरोपण दूसरों पर करता है। प्रक्षेपण मतलब प्रक्षेपित करना, तो प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर आरोपित करना। ठीक है, जिससे उत्पन्न चिंता कम हो जाती है। जैसे जब स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसका दोष अपने ऊपर न लेकर कठिन प्रश्न पूछे जाने का बतलाता है कि एग्जाम में मैंने तो एग्जाम लिखा था पर क्वेश्चन ही बहुत टफ आ गया, इसीलिए मेरा रिजल्ट ऐसा हो गया। ये प्राय होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे अस्वीकरण। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का अगला जो तरीका है वो क्या है, अस्वीकरण या डिनायल। अस्वीकरण प्राय छोटे बच्चों में यह पाया जाता है। मतलब कि इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति जब बाह्य खतरों से न तो भाग पाता है और न ही आक्रमण ही कर सकता है, तो व्यक्ति के समक्ष अस्वीकरण का ही विकल्प शेष रह जाता है। इसका उपयोग कर व्यक्ति तनाव से मुक्त होने का प्रयास करता है। यदि छोटे बच्चे को प्रायः हम देखते हैं कि अगर स्कूल जाने का मन न करे तो वो क्या करेंगे, जिद पर अड़ जाएंगे, नहीं मुझे नहीं जाना है। लाख समझाओ फिर भी वो नहीं मानेंगे, मतलब मुझे ये करना ही नहीं है। तो इस तरह इस तरीके का उपयोग प्रायः छोटे बच्चे करते हैं। जिद, जैसे जिद में अड़ जाना होता है, जिद करना होता है, तो वो क्या हो गया, वो भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का एक तरीका हुआ जिसे अस्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला तरीका हुआ प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है। जैसे एक भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त रक्षात्मक प्रक्रमों से व्यक्ति अपने आप को चिंता एवं तनाव से बचाता है, जिसका प्रयोग प्रायः सभी स्वस्थ व्यक्ति अवश्य करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का था ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, और ये हम किस में पढ़े, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की गतिकी में। पहला हमने क्या पढ़ा था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी, इसका मतलब हुआ व्यक्तित्व की गतिकी। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, मेरे विचार से मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा। फिर से दोहराती हूँ, कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं सारे फिर से आपको क्लियर कर दूंगी सारे कंसेप्ट को। ठीक है, ओके, आज तक इतने ही। थैंक यू।